वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल रात को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से उन्होंने खिताब किया। डायरेक्टली लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड खिताब था। क्या ये कहना चाहिए? ज़ाहिर बात, आप किसी को कहते नहीं हैं कि मेरी तारीफ़ करें। लोग अगर तारीफ़ करते हैं तो ख़ुद करते हैं। दो चीज़ें हैं जिसके हवाले से बहस चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी। इस पर कंसर्न शो किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ये नुक्ते जो उठाए हैं ये फैक्चुअली गलत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल रात को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से उन्होंने खिताब किया। खिताब तो नहीं कह सकते किया, डायरेक्टली लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड खिताब था और तकरीबन रफली 20 से 25 मिनट का ये खिताब था। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स उन्होंने इसके अंदर जो है वो डिस्कस किए। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी जो थी उसमें बेसिकली सबसे आखिर में उन्होंने जो तीन मुख्तलिफ़ पोर्शंस मैं इसको कह सकता हूँ उसमें उन्होंने डिस्कस किए। एक तो उन्होंने स्टार्ट के अंदर जो है कोविड के बारे में बात की, स्मार्ट लॉकडाउन्स के बारे में बात की, फिर बीच में उन्होंने जो है वो मसला कश्मीर को डिस्कस किया डिटेल से, और सबसे आखिर में उन्होंने जो है अफ़गानिस्तान के इशू को जो है वो बड़ी लेंथी डिटेल के साथ डिस्कस किया। अच्छा, इन सारी चीज़ों से पहले एक बात जो मैं आपको बता दूं कि ये एक एडिटेड तकरीर थी। उसमें क्लियर कट नज़र आ रहा था कि रिकॉर्डेड तकरीर है, एडिटेड तकरीर है, उसको मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर एडिट कर करके जो है वो जोड़ा गया है आपस में। एक बात। दूसरी बात ये कि प्रॉम्प्टर से पढ़ी हुई ये तकरीर थी, उसमें क्लियरली नज़र आ रहा है। ज़ाहिर बात है क्योंकि हम भी न्यूज़ एंकर रहे हैं, हमें पता लग जाता है जब दूसरा बंदा जो है वो प्रॉम्प्टर से पढ़ रहा हो। तो मुझे हंसी आती है इस बात के ऊपर कि नवाज शरीफ साहब जब पर्ची से कुछ बोला करते थे, पढ़ा करते थे, तो उस वक्त ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है बार बार इस बात का मजाक उड़ाया करते थे कि देखें जी पर्ची से पढ़ के जो है वो बोल रहा है, पर्ची से पढ़ के बोल रहा है। तो भाई ये जो प्रॉम्प्टर होता है ये भी पर्ची होती है, और यकीन करें कि मैं कभी इसको माइंड नहीं करता, मुझे कभी इसमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप अपना मैसेज बेहतर तरीके से कन्वे कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचा सकते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर उन्होंने पढ़ भी लिया है तो इसमें कोई बुरी बात ना, इनका पढ़ना गलत था ना नवाज शरीफ का पढ़ना गलत था, बल्कि यहाँ पे तो शायद अब जाके पढ़ना जो है, इसमें एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि इमरान खान साहब अक्सर इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर कई ऐसी बातें वो एक्सटेम्पोर बोलते हुए कई ऐसी गलत बातें कर जाते हैं कि शायद इस मरतबा बेहतर उन्होंने यही समझा कि ये इनको तकरीर लिख के दी जाए, ये लिखी हुई तकरीर जो है उसको पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो एनीवेज आई डोंट माइंड दैट, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मैसेज सही तरह जाना चाहिए, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आपका मैसेज ठीक जा रहा है, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन इसी तरह फिर अगले लीडरों के भी मजाक नहीं उड़ाने चाहिए इस बात के ऊपर, इसमें कोई सेंस नहीं है। ये बड़ी एक स्टूपिड किस्म की बात है जिसके ऊपर आप मजाक उड़ा रहे हैं। एनीवेज, आ जाएँ अब ज़रा जो कुछ इस तकरीर में डिस्कस हुआ है। कुछ गलतियाँ थी, कुछ ठीक था, ज़रा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो कि उन्होंने कोविड के बारे में उन्होंने बात की कि जी कोविड के अंदर जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो एक नए चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा जी स्मार्ट लॉकडाउन से हमने काफ़ी हद तक मामला को संभाला है, हमारे एहसास प्रोग्राम ने हमारी बड़ी हेल्प की इसके अंदर। क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो 10 मोस्ट वनरेबल कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का जो है वो काफ़ी असर हो सकता है। इसके साथ साथ अपने बिलियन ट्री सुनामी का वो जो उनका एक प्रोजेक्ट है उसको भी उन्होंने डिस्कस किया। वैक्सीन्स के हवाले से उन्होंने कहा कि जी वैक्सीन जो है वो सबको मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में ये सारे पॉइंट्स जो वो डिस्कस कर रहे थे बिल्कुल ठीक थे, इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने कहा कि एडुकेट फाइनेंसिंग होनी चाहिए इन वैक्सीन्स के लिए, कि हर एक को जो है वैक्सीन मिल सके, सबको पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो गरीब ममालिक हैं वहाँ पर भी वैक्सीन की फराहमी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो गैप है, फिर ज़रा थोड़ा सा करप्शन और इस तरफ वो आ गए कि जी लूटी हुई दौलत जो है वो गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों की तरफ चली जाती है और उनको वापस लाने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। गालबन वो ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ और इनकी पार्टी को ही हिट कर रहे थे, लेकिन नाम नहीं उन्होंने किसी का लिया कि जी इसका कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए कि वो सारा पैसा जो है वहाँ से वापस आए। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें भी कोई गलत पॉइंट नहीं था, लेकिन जब आप इन पॉइंट्स की बात करते हैं कि वो लूटा हुआ पैसा यहाँ से बाहर जाता है, तो फिर अपनी पार्टी के अंदर भी अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उनका पैसा भी वापस आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। इस्लामोफोबिया का उन्होंने जिक्र किया कि जी दहशत गर्दी को जो है वो इस्लाम के साथ जोड़ दिया जाता है, इसका एक हमें बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर उसके बाद उनका अटैक स्टार्ट हुआ भारत के ऊपर।
और उन्होंने कहा कि वहाँ पे गौ माता के मानने वाले जो हैं और इसकी वजह से मुसलमानों के ऊपर जो तशद्दुद किया जाता है उसकी मज़म्मत की उन्होंने। कश्मीर के मामले के ऊपर बड़ी डिटेल से उन्होंने बात की कि जी 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीर के हवाले से भारत ने जो फ़ैसला लिया है उसकी वजह से और भी ज़्यादा मसाइल खड़े हो गए हैं कश्मीर के अंदर। और इसके साथ उन्होंने कहा कि इसका सबसे बेहतर हल यही है कि उनको हक़ खुद इरादियत देना चाहिए ताकि वो अपना फ़ैसला कर सकें कि वो अपनी फ्यूचर के बारे में क्या करना चाहते हैं। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा उन्होंने डिस्कस किया वो सैयद अली गिलानी के हवाले से कि उनकी जिस तरह तदफीन की गई भारत की जानिब से कि रातों रात जो है उनको दफनाया गया और उनकी तदफीन जिस तरह की गई उसकी भी उन्होंने मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि उनको सही जो शहदा का जो कब्रिस्तान है उसके अंदर उनकी तदफीन होनी चाहिए और ये उनकी बेहुरमती की गई है जिस तरीके से भारतीय फोर्सेस ने उनको दफनाया था। आरएसएस और बीजेपी के हवाले से भी उन्होंने उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। आखिर में आके अफ़गानिस्तान का इशू जो है वो डिस्कस किया। अच्छा, अफ़गानिस्तान का इशू जब उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया तो उनका बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू पिछले अपने तकरीर के बाकी पोर्शन के अंदर। मोर एनर्जेटिक, मोर एनिमेटेड, मोर कंसर्नड मुझे लग रहे थे कि अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्रेस करना चाह रहे थे। और ज़ाहिर बात है ये एक ऐसा इशू है जो बाकी सारे इशूज़ जो हैं वो फिर भी हमारा भारत के साथ इशू है या कोविड का इशू जो कुछ भी है वो काफ़ी हद तक हमारे सेंट्रलाइज्ड इशू हैं या ख़ित्ते के इशू हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान का एक ऐसा इशू है जो पूरी दुनिया इस वक्त उसको फोकस कर रही है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, तो उसके ऊपर जो है वो काफ़ी कंसर्न नज़र आए। उन्होंने कहा कि हमने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं 80,000 हमारे यहाँ पे शहादतें हुई हैं, 150 बिलियन डॉलर का जो है वो हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ है अफ़गानिस्तान की जंग में अपने आप को ले जाने की वजह से। उसका हमें जितना क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिला, बल्कि कई मौक़ों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया जाता है। इससे पहले भी जब 80s के अंदर भी अफ़गान जंग हुई थी उसके बाद भी पाकिस्तान को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया गया था और अब भी यही हुआ है कि अमेरिका ने जो है अपना सारा ये टाइम लगा के उसके बाद पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल तनहा छोड़ दिया गया। बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी किसी ने तारीफ़ भी नहीं की। दे शुड हैव बीन अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन। क्या ये कहना चाहिए कि मतलब ज़ाहिर बात आप किसी को कहते नहीं हैं कि मेरी तारीफ़ करें, लोग अगर तारीफ़ करते हैं तो ख़ुद करते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस पॉइंट को भी रेज़ किया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि आपको सबको देखने की ज़रूरत है कि 3 लाख अफ़गान फ़ौज जो है वो आखिर तालिबान से क्यों हार गई और रेत की दीवार जो है वो क्यों साबित हुई। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है कि 50% उनकी आबादी जो है वो सतह गुर्बत से नीचे आ चुकी है। अगले साल जो है वो ये फिगर्स आ रहे हैं कि 90% तक आबादी जो है वो सतह गुर्बत से नीचे आ जाएगी। इस सारी चीज़ के अंदर 2 चीज़ें हैं जिसके हवाले से बहस चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और इस पर कंसर्न शो किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ये नुक्ते जो उठाए हैं ये फैक्चुअली गलत हैं। 2 नुक्ते अपनी आज की इस तकरीर के अंदर। एक तो उन्होंने कहा कि जी ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे ये वो लोग वो जो जहादी जो पहले अफ़गान जंग लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि सदर रेगन ने उनको फाउंडिंग फादर्स के साथ जो है वो कंपेयर किया था। अच्छा, ये अब एक स्पीच है, बेसिकली रोनाल्ड रेगन की एक स्पीच है जो एक तकरीब में ख़िताब कर रहे थे, उसके हवाले से मुतज़ाद इतलात हैं। उसके हवाले से एक इतला ये है कि हाँ, उन्होंने वाकई वो जो जहादी थे उनको अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स के साथ जो है कंपेयर किया था। एक जो इस पे दूसरा पोर्शन है, जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि निकारागुआ का एक मुल्क है, वहाँ पे भी उस वक्त जंग चल रही थी, तो उन्होंने सदर रेगन ने एक्चुअली उनके फ्रीडम फाइटर्स को जो है अपने फाउंडिंग फादर्स के साथ जो है वो कंपेयर किया था। तो इसके क्या ये फैक्ट ठीक उन्होंने दिया है या नहीं दिया, इसके ऊपर काफ़ी बहस चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले भी इमरान खान साहब जो है वो ये इस किस्म की बात कर चुके हैं, लेकिन ये फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है। ये बार बार इसको ये जो कंपेयर करते हैं कि जी रोनाल्ड रेगन ने ये कहा था, रोनाल्ड रेगन ने ये कहा था, इसके ऊपर काफ़ी बहस चल रही है कि आप एक गलत फैक्ट जो है वो कोट कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात ये कि उन्होंने बार बार ये पहले भी कह चुके हैं, एक दफ़ा फिर आज ये बात कही कि जी तालिबान का और पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो फ़ाटा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका आपस में एक पश्तून कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये लोग आपस में जो है वो हमेशा मिलते हैं, एक दूसरे से मेल जोल रखते हैं और वो उनको अलग करना जो है बहुत मुश्किल है। ये भी फैक्चुअली जो है इसको चैलेंज किया जा रहा है कि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तालिबान ने कई दफ़ा, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी और अफ़गान तालिबान ने भी जिन जिन लोगों को टारगेट किया है, यानी कि मिसाल के तौर पे ANP के बहुत से लोग जो हैं उनकी हिट लिस्ट के ऊपर रहे हैं,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई लोग उनकी हिट लिस्ट के ऊपर रहे हैं और वो पश्तून थे। तो ये किस तरह हो सकता है कि इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि जी पश्तून कनेक्शन की वजह से जो है वो आपस में अलग नहीं हो सकते, पश्तूनों ने पश्तूनों को ही टारगेट किया है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि तालिबान के सपोर्टर्स के अंदर अगर हमारे यहाँ पे साबका इस्टेब्लिशमेंट में से उठा के देखा जाए तो कई ऐसे पंजाबी थे, कई ऐसे लोग थे जिनका पश्तूनों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है वो तालिबान को सपोर्ट किया, उनको बढ़ाया चढ़ाया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जंग की बात करते हैं, 9/11 के बाद की बात करते हैं, जो आज इमरान खान साहब ने की भी कि जी ड्रोन हमले किए गए और बहुत कुछ किया गया और हमारे यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान को जो है वो इस जंग के अंदर धकेल दिया गया। इसकी वजह एक बहुत बड़ी ये थी कि आपके यहाँ पे आपके लीडर्स के अंदर यहाँ पे उस दौर के अंदर 2004 से लेकर 2014 के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो तालिबान के हवाले से क्लियर ही नहीं थे। वो गुड तालिबान और बैड तालिबान की जो है वो इस्तिलाह लेकर आते थे कि जनाब इनमें से बहुत से अच्छे तालिबान हैं, इनमें बहुत से बुरे तालिबान हैं। आपकी स्टेट पूरी की पूरी कन्फ्यूजन में रही है उस पूरे टाइम पीरियड के दौरान। और आज अगर दुनिया भी पाकिस्तान को जो है वो ये जो आप कह रहे हैं कि जी तारीफ़ नहीं करती, वो तारीफ़ इस वजह नहीं करती क्योंकि पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली जो है ये बन गया पिछले 15-20 साल के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की खुदा न खास्ता कोई डबल गेम खेल रहा है। हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंचाने में नाकाम रहे। आज इंटरनेशनल प्रेस के अंदर बार बार पाकिस्तान को ही टारगेट किया जाता है, बार बार यही कहा जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं इस पूरी इमरान खान साहब की तकरीर के बारे में बात करूँ तो सिवाय इन दो चीज़ों के मेरा ख्याल में एक इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जिस तरह की तकरीर होनी चाहिए थी वो उन्होंने की है। इट वाज मोर टारगेटेड टूवर्ड्स द इंटरनेशनल ऑडियंस, ख़ास तौर पे अमेरिका और भारत के अंदर जो है वो उसको टारगेट जो है मेरा ख्याल में टारगेट मार्केट उनकी वो थी। पाकिस्तान के अंदर क्या मसाइल हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमहूरियत के मसाइल, पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस हवाले से जो मसाइल हैं उसको एब्सोल्युटली डिस्कस भी नहीं किया गया, जो मेरा ख्याल में आज हमारे मुल्क के सबसे बड़े मसाइल हैं। और क्या आने वाले इलेक्शंस माजी के इलेक्शंस की तरह साफ़ और शफाफ हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके मेरे ख्याल में ना उन्होंने डिस्कस किया और ना उस स्टेज के ऊपर वो कभी डिस्कस होगा। तो ये पूरा इनकी तकरीर का जो था वो पूरा लुबे लुबाब जो था वो ये था। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।